हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। जैसा कि हम सभी को पता है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी मदद से हम एग्जाम्स में आसानी से मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 बायोलॉजी के पहले चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के ऑल एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के सबसे इम्पोर्टेंट और रिपीटेडली आस्क्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम्स में बिना कंफ्यूजन के और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन एक 2 स्टार क्वेश्चन है। 2 स्टार्स का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के मोड को क्या कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा ऑप्शन है सैप्रोफिटिक, तीसरा ऑप्शन है पैरासिटिक और चौथा ऑप्शन है होलोजोइक। तो जैसा कि हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में समझा था, अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो फूड को एनगल्फ कर लेता है यानी कि स्वॉलो कर लेता है। अमीबा शो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1 स्टार क्वेश्चन है। 1 स्टार का मतलब है कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में लिखा है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है। अब पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा और आखिरी ऑप्शन है हाइड्रोजन। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और बनाते हैं अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इस प्रोसेस के दौरान एक गैस रिलीज होती है जो है ऑक्सीजन गैस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में जो फूड है फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। अब पहला ऑप्शन है स्टमक, दूसरा ऑप्शन है माउथ कैविटी, तीसरा ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन और चौथा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आपको याद होगा हमने डाइजेशन में समझा था स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चलिए फोर्थ एमसीक्यू को रीड करते हैं। सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। माउथ के अंदर अगर सलाइवा कम सिक्रीट होता है तो किसकी कन्वर्जन अफेक्ट होगी। पहला ऑप्शन है प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, दूसरा ऑप्शन है फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स और चौथा ऑप्शन है शुगर्स इनटू अल्कोहल। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माउथ के अंदर अगर सलाइवा कम सिक्रीट होता है तो इन चारों में से किसकी कन्वर्जन अफेक्ट होगी। अब आप सभी को याद होगा सलाइवा एक ऐसा फ्लूइड है जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं माउथ में। अब सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है और सलाइवरी अमाइलेज फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन करता है, यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, उसको तोड़ता है।
अब अगर माउथ में सलाइवा कम सिक्रीट होगा तो जो स्टार्च है वो भी सिंपल शुगर्स में कम कन्वर्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। सो अभी तक हमने 4 एमसीक्यूज को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए 5th एमसीक्यू को रीड करते हैं। Which of the following statements is or are true about human heart? ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि ट्रू है? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सी स्टेटमेंट्स यानी कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट है ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब इन करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में लिखा है राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग्स से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो राइट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है वेना कावा से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे भेजा जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को आगे ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भेज देता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वेना कावा से बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा व्हिच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है एओर्टा में, और एओर्टा से आगे भेजा जाता है वो ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है लेफ्ट एट्रियम के लिए। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा को नहीं, वेंट्रिकल को भेजता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेकंड एंड 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है वाटर एंटर्स इनटू द रूट ड्यू टू। जो पानी है वो रूट्स में एंटर करता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। रूट का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। रूट और सॉइल के बीच में आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से जो वाटर है वो रूट्स में एंटर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में ज्यादा पानी होने की वजह से वो रूट्स में एंटर हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन में लिखा है डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स। रूट्स में जो पानी है डिफ्यूजन की मदद से एंटर होता है। अब इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो जैसा कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में समझा था, सॉइल में आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सो जो आयंस है वो रूट सेल्स में मूव हो जाते हैं। अब रूट सेल्स में आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट सेल्स में एंटर करते हैं आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी,
Difference in the concentration of ions between the root and the soil. So अभी तक हमने 6 MCQs को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. अब चलिए रीड करते हैं 7th MCQ. इसमें लिखा है 2 statements are given below. They are assertion and reason. Read both the statements and choose the correct option. अब इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. एक स्टेटमेंट assertion है और दूसरी स्टेटमेंट reason है. हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है. अब इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. पहली स्टेटमेंट assertion है और दूसरी स्टेटमेंट reason है. assertion का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो एक फैक्ट है, जो एक बिलीफ है, और रीजन का मतलब होता है कारण. अब इस तरह के MCQs बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में assertion और रीजन दिया जाता है और हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है. तो चलिए सबसे पहले हम assertion को रीड करते हैं. assertion में लिखा है aquatic organisms breathe faster than terrestrial organisms. जो aquatic organisms हैं वो terrestrial organisms यानी कि जमीन पर रहने वाले organisms से ज्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है. अब रीजन में लिखा है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज लेस देन ऑक्सीजन इन एयर. वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बहुत कम होता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के मुकाबले. अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया है. अब चलिए दिए गए ऑप्शंस को रीड करते हैं. सो पहला ऑप्शन है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. यानी कि assertion और reason दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड ऑप्शन में लिखा है बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. assertion और reason दोनों करेक्ट है बट जो रीजन है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड ऑप्शन में लिखा है assertion is true but reason is false. assertion करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है, फॉल्स है. लास्ट ऑप्शन में लिखा है assertion is false but reason is true. assertion गलत है बट रीजन एकदम सही है. तो जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में समझा था, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले, क्योंकि पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एयर के मुकाबले. सो इस क्वेश्चन में assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है कि जो assertion और reason है पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं, और साथ ही हमें देखना है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन assertion की है या फिर नहीं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं. इस क्वेश्चन में लिखा है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ. कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक. अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि इस टाइप के प्लांट टिश्यू को हम क्लास 9th में और क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं. अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है पैरेन्काइमा और लास्ट ऑप्शन है कोलेनकाइमा. अब जैसा कि हमें पता है प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम प्लांट टिश्यू. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जाइलम. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है यानी कि पहचानना है, और उसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस बतानी है इन ऑप्शंस में से चूज करके.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम की मदद से हमें इस प्रोसेस को पहचानना है और इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। तो चलिए इन चारों ऑप्शंस को पहले रीड करते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है इवेपोरेशन मेंटेन्स वाटर कंटेंट इन लीफ सेल्स। ये प्रोसेस इवेपोरेशन है जो वाटर कंटेंट को मेंटेन करता है लीफ सेल्स में। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स व्हिच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट्स। ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन है जो क्रिएट करता है एक सक्शन फोर्स जिसकी मदद से जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है प्लांट में। तीसरे ऑप्शन में लिखा है एक्सक्रीशन हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग आउट वेस्ट वाटर फ्रॉम द प्लांट। ये जो प्रोसेस है ये एक्सक्रीशन है जो मदद करता है एक्सक्रीटिंग आउट वेस्ट वाटर में प्लांट में से। लास्ट ऑप्शन में लिखा है ट्रांसलोकेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसलोकेशन है जो मदद करता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में एक सेल से दूसरे सेल में। अब चलिए इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो वाटर है वो प्लांट्स में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और लीव्स में से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में समझा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स वाटर को लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और साथ ही जो ट्रांसपिरेशन है वो एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिससे जो पानी है प्लांट के अपवर्ड पार्ट्स में यानी कि ऊपरी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन। न्यूट्रिशन के पैरासिटिक मोड को किसमें ऑब्जर्व किया गया है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, दूसरा ऑप्शन है हिबिस्कस, तीसरा ऑप्शन है कस्क्यूटा और लास्ट ऑप्शन है हेलियंथस। अब इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है जो ब्रायोफाइलम है वो एक प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। अब ये जो हिबिस्कस है जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं वो भी एक प्लांट से ही बिलोंग करता है और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कस्क्यूटा की तो जो कस्क्यूटा है उसको हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं। कस्क्यूटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है यानी कि लिविंग होस्ट पे फीड करता है। अब लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हिलियंथस जिसको हम सनफ्लावर भी बोलते हैं जो अगेन एक प्लांट से बिलोंग करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कस्क्यूटा जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। अब चलिए 11th एमसीक्यू को रीड करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगेन एक 2 स्टार क्वेश्चन है यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है यानी कि अपना खाना खुद बनाता है? अमीबा, ईस्ट, ग्रीन प्लांट्स या फिर मशरूम। अब जैसा कि हम सभी को पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स और चौथा ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स। अब हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझा था। ट्रांसपोर्टेशन में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और हर एक कंपोनेंट का अपना एक फंक्शन होता है। जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो
इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेड ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को रीड करते हैं। पहले ऑप्शन में हमें जो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं वो है कस्क्यूटा, ईस्ट, लेग्यूम्स, लीचेस एंड टेपवर्म। सेकेंड ऑप्शन में कैक्टस, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड काउ गिवन है। तीसरे ऑप्शन में है कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। और चौथे ऑप्शन में है कैक्टस, ग्रास, लाइस, लायन एंड टेपवर्म। अब जब हम इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। लेकिन जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स शो कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन ए में जो कस्क्यूटा है, लीचेस और टेपवर्म है वो पैरासिटिक मोड शो करते हैं, लेकिन जो ईस्ट है वो सैप्रोफिटिक मोड शो करते हैं। और अगर मैं बात करूं लेग्यूम्स की तो वो प्लांट है, सो वो शो करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म जो शो करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसी के साथ हमने 13 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 14th एमसीक्यू की तरफ, जो अगेन एक 2 स्टार क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स इज। प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर वैक्यूल। अब जैसा कि हम सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। सो प्लांट सेल्स में जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of। जब हम एयर को ब्लो करते हैं माउथ से एक टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर होता है लाइम वाटर, तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है किसकी वजह से? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है वाटर वेपर। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर को डालते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम एयर को ब्लो करते हैं यानी कि एक्सेल करते हैं, तो जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाता है। तो ऐसा कौन सी गैस की वजह से होता है? तो जैसा कि हम सभी को पता है हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो गैस है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी इज रिलीज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी रिलीज होती है कौन से प्रोसेस के दौरान? पहला ऑप्शन है डाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है रेस्पिरेशन, तीसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस और आखिरी ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन। तो जैसा कि हम सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, जिसकी मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। इस क्वेश्चन में पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के दौरान इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती।
अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सो हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेस्पिरेशन के दौरान अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो कौन से प्रोडक्ट्स नहीं बनते। अब पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल और आखिरी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेस्पिरेशन के दौरान अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते। तो जैसा कि हमें पता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। ऐसी ब्लड वेसल्स जिनकी वॉल बहुत पतली होती है उनको क्या कहते हैं। एओर्टा, कैपिलरीज, आर्टरीज या फिर वेना कावा। अब जैसा कि हमें पता है जो कैपिलरीज है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, इनकी जो वॉल होती है वो काफी पतली होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैपिलरीज। अब ये जो क्वेश्चन है आपसे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पूछा जाएगा कि ऐसी ब्लड वेसल का नाम बताइए जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है, तो उसका आंसर भी होगा कैपिलरीज, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है और इसीलिए इसकी वॉल काफी पतली होती है। हमें एक ही क्वेश्चन को बार बार रिफ्रेम करके अलग तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स में, सो हमारा हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर होना चाहिए। अब इसके लिए हमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना और रीड करना बहुत जरूरी है। सो इसी के साथ हमारा 18th एमसीक्यू कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू। हार्ट के राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करना क्यों यूजफुल है। पहला ऑप्शन है टू कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा ऑप्शन है अलाउ अ स्लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, तीसरा ऑप्शन है सप्लाई एनर्जी टू एनिमल्स विद लो एनर्जी नीड्स और आखिरी ऑप्शन है ऑफन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ह्यूमन हार्ट है जिसकी दो साइड होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, इन दोनों साइड्स को सेपरेटेड रखना क्यों जरूरी है। अब जैसा कि हमने ह्यूमन हार्ट में समझा था, जो ह्यूमन हार्ट है उसकी दो साइड्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट। जो राइट साइड होती है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो लेफ्ट साइड होती है वो रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इन दोनों ब्लड को मिक्स होने से रोकने के लिए राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेटेड रखना बहुत ही जरूरी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू कीप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं रहेगा, इसीलिए हार्ट में CO2 रिच ब्लड और O2 रिच ब्लड को सेपरेटेड रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस in which loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of plants takes place is X, which helps in Y. Here X and Y respectively are. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है X, जो हेल्प करता है Y में। इस क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि X और Y क्या है। सो इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स और फोटोसिंथेसिस इन फ्लोएम,
चौथा ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट्स यानी कि लीफ जैसे स्ट्रक्चर से वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की मदद से जो प्लांट्स हैं वाटर को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब इन चारों ऑप्शंस में से जो एक्स है वो ट्रांसपिरेशन है, और आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में ए और बी में ट्रांसपिरेशन गिवन है। सो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एकदम रॉन्ग है। अब हमें फोकस करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि हमें पता है जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो काफी यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। ट्रांसपिरेशन की मदद से जो प्लांट्स हैं वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं और साथ ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। यानी कि ट्रांसपिरेशन की मदद से जो प्लांट का टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसमें जो एक्स है वो ट्रांसपिरेशन है और जो वाई है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, जो ट्रांसपिरेशन की मदद से होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है अ स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है जब, पहला ऑप्शन है इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा जब क्लोज होता है जब इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, जब स्टोमेटा क्लोज होता है। तीसरा ऑप्शन है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। जो वाटर है वो गार्ड सेल से बाहर फ्लो कर जाता है। और चौथा ऑप्शन है वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। जो वाटर है वो गार्ड सेल्स में फ्लो करता है। तो जैसा कि हमें पता है जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी और साथ ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी नहीं होगा। अब प्लांट स्टोमेटा को कब क्लोज करेंगे? जब उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत नहीं होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। और जैसा कि हमें पता है स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स में एक्सोऑस्मोसिस होता है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं गार्ड सेल से बाहर फ्लो करते हैं, तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थ्री, जिसमें लिखा है कि जो स्टोमेटा है वो जब क्लोज होता है जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती और साथ ही जब गार्ड सेल्स में वाटर बाहर की तरफ फ्लो करता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक स्टेटमेंट असर्शन है और दूसरा स्टेटमेंट रीजन है। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम असर्शन को रीड करते हैं। सो असर्शन में गिवन है द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशन है वो मदद करती है प्लांट्स को वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, जो एकदम करेक्ट है। रीजन में दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन क्रिएट सक्शन फोर्स इन जाइलम वेसल्स। जो ट्रांसपिरेशन है वो एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जाइलम वेसल्स के अंदर, जो अगेन एकदम करेक्ट है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जो असर्शन और रीजन है दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और इन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। सो यहाँ पर रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, in which both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
दोनों assertion और reason करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not an excretory product in plants? इनमें से कौन सा excretory product नहीं होता plants में? पहला ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है रेजिन्स एंड गम्स और लास्ट ऑप्शन है डेड सेल्स। तो जैसा कि हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में समझा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रेजिन्स, गम्स और डेड सेल्स है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स में, लेकिन जो स्टार्च है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यानी कि जो स्टार्च है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब इस क्वेश्चन में जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो जैसा कि हमें याद है, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, यानी कि जो अमीबा है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस की मदद से फूड को एनगल्फ करता है। तो चलिए देखते हैं इनमें से किस पॉइंट में सूडोपोडिया यानी कि फिंगर लाइक एक्सटेंशंस के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म। ये पॉइंट भी सबसे पहला स्टेप नहीं है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, अगेन ये पॉइंट भी फर्स्ट स्टेप नहीं है। थर्ड पॉइंट में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशंस ऑफ सेल सरफेस। अब इस पॉइंट में फिंगर लाइक एक्सटेंशंस यानी कि सूडोपोडिया के बारे में लिखा हुआ है। सो ये पॉइंट फर्स्ट स्टेप है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का। अब सूडोपोडिया की मदद से जो अमीबा है वो फूड को एनगल्फ करता है और फूड वैक्यूल बना लेता है। तो फूड वैक्यूल फॉर्मेशन सेकेंड स्टेप होगा। अब इस क्वेश्चन में जो सेकेंड पॉइंट है फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, वो है सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब फूड वैक्यूल फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर फूड की डाइजेशन होती है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़े जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। तो चलिए देखते हैं इनमें से किस पॉइंट में लिखा है। अब पहले तीन पॉइंट को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, इन तीनों पॉइंट्स में ब्रेकडाउन के बारे में नहीं लिखा है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन टू सिंपलर वंस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको तोड़ा जाता है सिंपलर वंस में। सो ये जो पॉइंट है ये है थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन के बाद यानी कि डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फोर्थ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन के बाद जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस रह जाते हैं उनका एक्सक्रीशन होता है, जैसा कि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रोन आउट ऑफ द सेल सरफेस। सो ये जो लास्ट पॉइंट है ये है लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फिफ्थ स्टेप। सो अब हमने इन पॉइंट्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है और आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है उसमें सीक्वेंस है 3 2 4 1 5 जो करेक्ट सीक्वेंस है। सो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, दूसरा ऑप्शन है एल्विलाई ऑफ लंग्स, तीसरा ऑप्शन है एल्विलाई एंड थ्रोट और चौथा और आखिरी ऑप्शन है थ्रोट एंड लैरिंग्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम सभी को पता है कि लंग्स में छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्विलाई, और एल्विलाई के थ्रू ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एल्विलाई ऑफ लंग्स।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं। हमें इन इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि हमने समझा था एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में और पायरोवेट साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब जैसा कि हमें पता है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिखा है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ऑप्शन में क्या गलत है? इस ऑप्शन में पायरोवेट के साथ एनर्जी मेंशन्ड नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब पायरोवेट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में और एनर्जी रिलीज होती है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। अब लास्ट ऑप्शन में लिखा है जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट में और एनर्जी रिलीज होती है। फिर जो पायरोवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। सो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनमें से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है एयर पैसेज की इनहेलेशन के दौरान। यानी कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो इनमें से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है एयर पैसेज की। तो देखते हैं पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में है नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो जाती है लैरिंग्स में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो गिवन ऑप्शन है लैरिंग्स वो गलत है। नॉस्ट्रिल से डायरेक्टली एयर लैरिंग्स में नहीं जाती। सो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है नेजल पैसेज से जो एयर है वो जाती है ट्रेकिया में, जो अगेन गलत है क्योंकि नेजल पैसेज से जो एयर है वो डायरेक्टली ट्रेकिया में नहीं जाती। थर्ड ऑप्शन में लिखा है जो एयर है वो लैरिंग्स से नॉस्ट्रिल्स में जाती है, जो एकदम ही गलत है क्योंकि लैरिंग्स पहला पार्ट नहीं होता एयर पैसेज का। अब फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि नॉस्ट्रिल्स से जो एयर है वो जाती है फेरिंग्स में, जिसको थ्रोट भी बोलते हैं। फेरिंग्स से एयर आगे पास ऑन होती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से पास ऑन होती है ट्रेकिया में और ट्रेकिया से आगे पास ऑन होती है एल्वुलाई में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एयर पैसेज की सीक्वेंस है ये एकदम करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? यूरेटर, नेफ्रॉन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी ट्यूब्यूल। अब जैसा कि हमें पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट या फिर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पर फिल्ट्रेशन होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है सलाइवरी अमाइलेज और चौथा ऑप्शन है लाइपेज। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। सो
जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सलाइवरी अमाइलेज, जो प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन, द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब पर्सन ब्रीद इन करता है यानी कि इनहेल करता है, तो रिब्स और डायफ्राम की क्या पोजीशन होगी? पहले ऑप्शन में लिखा है लिफ्टेड रिब्स एंड डोम शेप्ड डायफ्राम। जो रिब्स हैं वो लिफ्टेड होंगे और जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड होगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा है लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। जो रिब्स हैं वो लिफ्टेड होंगे और डायफ्राम फ्लैटेंड होगा। तीसरे ऑप्शन में लिखा है रिलैक्स्ड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। जो रिब्स है वो रिलैक्स्ड होंगे और जो डायफ्राम है वो फ्लैटेंड होगा। चौथे ऑप्शन में लिखा है रिलैक्स्ड रिब्स एंड डोम शेप्ड डायफ्राम। जो रिब्स है वो रिलैक्स्ड होंगे और जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड होगा। अब आप सभी को याद होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने समझा था कि इनहेलेशन के वक्त यानी कि ब्रीद इन के वक्त हमारी जो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम है यानी कि जो चेस्ट वॉल्यूम है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए हम अपने रिब्स को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर assertion and reason. Read both the statements and choose the correct option. अब इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट assertion है और दूसरी स्टेटमेंट रीजन है। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो इस क्वेश्चन में भी assertion और रीजन गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम assertion को रीड करते हैं, जिसमें लिखा है द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल्स। एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती है वेंट्रिकल्स के वॉल के मुकाबले। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वो थिकर होती है एट्रिया के वॉल के मुकाबले। अब चलिए एक बार रीजन को रीड करते हैं, जिसमें लिखा है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हाई प्रेशर। वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है वेरियस ऑर्गन्स में हाई प्रेशर पे, जो एकदम करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में जो assertion है वो फॉल्स है, बट जो रीजन है वो ट्रू है यानी कि करेक्ट है। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। अब पहले ऑप्शन में गिवन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि assertion ट्रू नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अब ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि assertion ट्रू नहीं है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, जो अगेन गलत है। लास्ट ऑप्शन में लिखा है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। assertion गलत है बट रीजन सही है, जो एकदम करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमें उस स्टेटमेंट को टिक करना है, आइडेंटिफाई करना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए करेक्ट नहीं है। अब पहले स्टेटमेंट में लिखा है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्सॉर्ब फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अब आप देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है
वो इनकरेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स को करती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में 3 कार्बन नहीं है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होते हैं। अब पहले ऑप्शन में गिवन है पायरोवेट। अब जैसा कि हमें पता है पायरोवेट में 3 कार्बन होते हैं। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, यानी कि इसमें 2 ही कार्बन होते हैं। थर्ड ऑप्शन में गिवन है लैक्टिक एसिड, जिसमें अगेन 3 कार्बन होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इथेनॉल, जिसमें सिर्फ 2 ही कार्बन होते हैं, 3 कार्बन नहीं होते। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। जो पेप्सिन एंजाइम है वो इनएक्टिव होता है स्टमक में किसकी प्रेजेंस के बिना? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड और लास्ट ऑप्शन है ब्यूटायरिक एसिड। तो जैसा कि हम सभी ने डाइजेशन में समझा था, स्टमक के अंदर रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होगा तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो इनएक्टिव रहेगा, यानी कि काम नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजीव वॉज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज ऑफ मसल पेन विच ही क्लेम्स टू बी ड्यू टू एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज ही हैड डन यस्टरडे। दिस पेन इज ड्यू टू। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक बच्चा है राजीव, वो क्लास में एब्सेंट था क्योंकि उसकी मसल में पेन था। अब इसका रीजन राजीव ने ये दिया कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से उसको ये पेन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये पेन क्यों हुआ? पहले ऑप्शन में लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, दूसरे ऑप्शन में गिवन है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन में गिवन है फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के वक्त हमारी मसल सेल्स में बनता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं और पेन होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है विलाय प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। जो विलाय है जो इंटेस्टाइनल वॉल की इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं, पहला ऑप्शन है दे सिक्रीट एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन और चौथा और आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और जैसा कि हम सभी को पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं विलाय, जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सो अभी तक हमने 36 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। ह्यूमन हार्ट के राइट साइड पे क्या होता है? ये पॉइंट हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा ऑप्शन है मिक्स्ड ब्लड, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और चौथा ऑप्शन है नो ब्लड। तो जैसा कि हम सभी को पता है, ह्यूमन हार्ट के राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which organ removes urea from the blood in humans? कौन सी ऑर्गन ह्यूमन के अंदर ब्लड में से यूरिया को रिमूव करती है? लंग्स, लिवर, किडनी
या फिर हार्ट? हम सभी को पता है ह्यूमन बॉडी में जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ब्लड में से यूरिया को रिमूव करती है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, किडनी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं सॉइल में से किस प्रोसेस की मदद से? पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्मोसिस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमें पता है जो वाटर मूवमेंट है वो होती है ऑस्मोसिस की मदद से, और जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में सॉल्यूट की मूवमेंट होती है और ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज होता है वेपर की फॉर्म में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑस्मोसिस, जिसकी मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इज एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जब आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स राइस वाटर में डाली जाती है तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि राइस वाटर के अंदर क्या था? पहला ऑप्शन है फैट्स, दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च और चौथा ऑप्शन है सिंपल प्रोटीन्स। अब ये हम सभी को पता है कि जो आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में, और जो राइस है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सो राइस वाटर में प्रेजेंट होगा स्टार्च, जिसकी वजह से जो आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्टार्च। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड इज रेगुलेटेड बाय। अनएब्सॉर्ब फूड की एग्जिट को कौन रेगुलेट करता है? पहला ऑप्शन है लिवर, दूसरा ऑप्शन है एनस, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और आखिरी ऑप्शन है एनल स्फिंक्टर। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड है जिसकी एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती उसके एग्जिट को यानी कि एक्सक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है एनस, बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो एनस है वो ओपनिंग है जिसके थ्रू अनएब्सॉर्ब्ड फूड बाहर जाता है यानी कि रिमूव होता है, लेकिन इस अनएब्सॉर्ब्ड फूड की एग्जिट को कौन रेगुलेट करता है यानी कि एनस की ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनल स्फिंक्टर। ये एक ऐसा स्फिंक्टर है जो एनस को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है और अनएब्सॉर्ब फूड की एग्जिट को रेगुलेट करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? कैरोटिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस क्वेश्चन में जो पहले दो ऑप्शन है कैरोटीन और क्लोरोफिल, ये एक ऐसे पिगमेंट हैं जो जनरली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो लास्ट ऑप्शन है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बचा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में समझ चुके हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेड कलर पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। हमें एक ऐसे सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताना है ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अलावा जो प्रेजेंट होता है। अब जैसा कि आपको याद होगा हमने ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस में समझा था ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। पहला होता है ब्लड जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में,
और दूसरा होता है lymph, जो फ्लो करता है lymphatic vessels में। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, lymph एंड प्लाज्मा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो lymph है वो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो ब्लड के अलावा प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, lymph। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है सिंगल सर्कुलेशन इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन एग्जिबिट करता है सिंगल सर्कुलेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंगल सर्कुलेशन का मतलब पता होना चाहिए। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट से जो ब्लड है वो एक बार ही सर्कुलेट होता है, और सिंगल सर्कुलेशन देखा जाता है फिशेस में। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को रीड करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हाइला, राना एंड ड्रेको। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स हैं, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। जो हाइला है और राना है वो एक टाइप के फ्रॉग हैं, और अगर मैं बात करूं ड्रेको की तो ये एक लेजर्ड है। सो मैंने आपको बताया कि सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में देखी जाती है। सो ऑप्शन ए रॉन्ग है। चलिए सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है वेल, डॉल्फिन एंड टर्टल। अब जो वेल और डॉल्फिन है वो मैमल है, और अगर मैं बात करूं टर्टल की तो ये एक रेप्टाइल है। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है लेबियो, कैमेलियन एंड सैलमेंडर। जो लेबियो है वो एक टाइप की फिश है जो करेक्ट है, लेकिन जो कैमेलियन है वो एक टाइप का रेप्टाइल है, और अगर मैं बात करूं सैलमेंडर की तो ये एक एम्फीबियन है। सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में गिवन है हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स भी बोलते हैं, जो एक टाइप की फिश है। एक्सोकेटस एंड एनाबस भी फिशेस हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है नेम ऑफ द ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। हमें एक ऐसी ट्यूब का नाम बताना है जो किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। पहला ऑप्शन है यूरेथ्रा, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है ट्यूब्यूल, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है यूरेटर। तो जैसा कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, किडनी से एक ट्यूब अराइज होती है जो यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्ट करती है, और इन ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूरेटर। तो इसी के साथ हमारे 45 एमसीक्यूज यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के ऑल एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब आप सभी को मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू गिवन है। आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के ऑल एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।